हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल न्यू डिजिटल अकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि हमारा करेंट अफेयर के सीरीज में रहने वाला है एक और सेशन जिसमें हम बात करेंगे राष्ट्रीय समाचार से रिलेटेड। तो सबसे पहले जानते हैं, लोकसभा सचिवालय ने डिजिटल संसद ऐप लॉन्च किया। लोकसभा सदस्य ओम बिरला ने 27 जनवरी 2022 को संसद के आधिकारिक मोबाइल ऐप एप्लीकेशन डिजिटल संसद ऐप को लॉन्च किया है ताकि नागरिकों को केंद्रीय बजट 2022 जो पारित होने वाला है सहित सदन की लाइव कार्यवाही तक पहुंचने की अनुमति मिल सके। ऐप संसद और संसदीय कार्यवाही को न केवल सदस्यों के लिए बल्कि देश की जनता के लिए भी सुलभ बनाएगा। डिजिटल संसद ऐप के माध्यम से नागरिक यह देख सकते हैं कि उनके सदस्य यानी जो संसद सदस्य हैं क्या कर रहे हैं, वे किस बहस में भाग ले रहे हैं और वे क्या कह रहे हैं। ऐप का उपयोग करके सांसद अपनी उपस्थिति को डिजिटल रूप से भी दर्ज कर सकते हैं। ऐप में 1947 के बाद से बजट भाषणों के साथ 12वीं लोकसभा से 17वीं लोकसभा तक की सदन की चर्चाओं की जानकारी है। इसमें संसद की कार्यवाही का सीधा प्रसारण भी होगा। इस ऐप पर 2022 के बजट सत्र को भी लाइव देखा जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय समाचार की बात करें तो नीदरलैंड में दुनिया के सबसे बड़े कैनाल लॉक का उद्घाटन किया गया है। दुनिया के सबसे बड़े कैनाल लॉक का उद्घाटन नीदरलैंड के एम्स्टर्डम बंदरगाह के एक छोटे से बंदरगाह शहर इज़मुइडेन में किया गया है। समुद्र के ताले का उद्घाटन डच राजा विलेन अलेक्जेंडर ने किया था। इज़मुइडेन सी लॉक 500 मीटर यानी 1640 फीट लंबा और 70 मीटर चौड़ा बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचा परियोजना का निर्माण 2016 में शुरू हुआ था और इसे 2019 तक पूरा किया जाना था। यह शुरू में नियोजित बजट से लगभग 338 मिलियन डॉलर अधिक हो गया। इज़मुइडेन लॉक को बड़े आधुनिक मालवाहक जहाज़ों के एम्स्टर्डम के बंदरगाह तक पहुंचने की अनुमति देने के लिए डिज़ाइन किया गया था। संरचना भी इतनी गहरी है कि जहाज़ों को नहर में प्रवेश करने के लिए अनुकूल जल स्तर की प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ेगी। समुद्र से लगभग 9 मीटर ऊपर यह संरचना बाढ़ के खतरे से भी बचाव करती है। नीदरलैंड की जो राजधानी है हमारा एम्स्टर्डम है। नीदरलैंड की मुद्रा यूरो है और नीदरलैंड के प्रधानमंत्री मार्क रूटे हैं। नियुक्तियां की बात करें तो भारत सरकार ने अनंत नागेश्वरन को मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया है। भारत सरकार ने डॉक्टर वी आनंद नागेश्वरन को नया मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया। यह घोषणा 1 फरवरी को 2022 के केंद्रीय बजट की प्रस्तुति और 31 जनवरी को 2021-22 की आर्थिक सर्वेक्षण की प्रस्तुति से कुछ दिन पहले आई है। यह पद 17 दिसंबर 2022 को खाली पड़ा था जब के.वी. सुब्रमण्यम कार्यालय छोड़ा था। यह प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के पूर्व सदस्य हैं। डॉक्टर नागेश्वरन जो एक प्रसिद्ध लेखक, साहित्यकार, शिक्षक और आर्थिक सलाहकार हैं, ने भारत और विदेश में कई बिजनेस स्कूलों और प्रबंधन संस्थानों में पढ़ाया है। मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में अपनी नियुक्ति से पहले वह IFMR ग्रेजुएट स्कूल ऑफ बिजनेस के डीन और आंध्र प्रदेश में क्रिया विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र के अतिथि प्रोफेसर थे। पुष्प कुमार जोशी बने HPCL के नए अध्यक्ष और MD। पुष्प कुमार जोशी को देश को तीसरी सबसे बड़ी तेल शोधक और ईंधन विपणन कंपनी हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड का नया अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नामित किया गया है। जोशी जो वर्तमान में HPCL में मानव संसाधन निदेशक हैं, लगभग एक दशक से HPCL के बोर्ड में हैं। वह मुकेश कुमार सुराणा की जगह लेंगे जो इस साल 30 अप्रैल को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। सिफारिश अब भारत के प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली कैबिनेट की नियुक्ति समिति के पास जाएगी। CVC और CBI जैसी भ्रष्टाचार विरोधी एजेंसियों से रिपोर्ट मिलने के बाद ACC उनके चयन पर फैसला करेगी। समझौता ज्ञापन की बात करें, जो एग्रीमेंट होता है, टेरापे ने कैशलेस लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए NPCI इंटरनेशनल के साथ साझेदारी की। टेरापे ने NPCI इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं ताकि सक्रिय UPI ID वाले भारतीय ग्राहकों को टेरापे के सुरक्षित भुगतान तकनीक के माध्यम से अपने बैंक खाते में वास्तविक समय अंतर्राष्ट्रीय भुगतान प्राप्त करने की अनुमति मिल सके। यह एक सहज और सुविधाजनक सीमा पर पार प्रेषण अनुभव को सक्षम करेगा। NPCI का जो फुल फॉर्म होता है नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। NIPL भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम की एक अंतर्राष्ट्रीय शाखा है।
मतलब NIPL जो है भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम की एक अंतर्राष्ट्रीय शाखा है। NIPL के साथ सहयोग भारतीयों को एक सक्रिय UPI ID के साथ टेरापे के अनुकूली और सुरक्षित भुगतान तकनीक के माध्यम से अपने बैंक खाते में वास्तविक समय अंतर्राष्ट्रीय भुगतान प्राप्त करने की अनुमति देगा। अभीष्ट सहयोग जब UPI उपयोगकर्ताओं को टेरापे के चुस्त इंटरऑपरेबल भुगतान बुनियादी ढांचे का लाभ उठाने के लिए पूरी तरह से विनियमित, सुरक्षित, स्केलेबल और कुशल चैनल पर भुगतान प्राप्त करने के लिए सशक्त करेगा। NPCI की जो स्थापना हुआ 2008 में हुआ था। NPCI का मुख्यालय जो है मुंबई यानी महाराष्ट्र में। NPCI के MD और CEO दिलीप असबे हैं। आगे बात करते हैं तो गूगल करेगा भारतीय एयरटेल में $1 बिलियन का निवेश। भारतीय एयरटेल और गूगल ने भारत के डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र के विकास में तेजी लाने के लिए एक दीर्घकालिक साझेदारी समझौते की घोषणा की है। सौदे के तहत गूगल एयरटेल में $1 बिलियन का निवेश करेगा। कुल निवेश से गूगल भारतीय एयरटेल लिमिटेड में 1.28% हिस्सेदारी हासिल करने के लिए $700 मिलियन का निवेश करेगा। शेष $300 मिलियन एयरटेल के साथ बहुवर्षीय वाणिज्य समझौते की ओर जाएगा, जिसमें 2 तकनीकी दिग्गजों द्वारा एक साथ निर्मित डिवाइस शामिल है। $1 बिलियन की फंडिंग 2020 में लॉन्च किए गए गूगल के $10 बिलियन के गूगल फॉर इंडिया डिजिटाइजेशन फंड का हिस्सा है। यह भारतीय दूरसंचार सेवा प्रदाता रिलायंस जियो के बाद गूगल का दूसरा निवेश है। दोनों कंपनियों के बीच 2021 की पहली छमाही से चर्चा चल रही थी और यह घोषणा के रूप में समाप्त हुई। भारतीय एयरटेल के जो CEO हैं गोपाल विट्टल हैं। भारतीय एयरटेल के संस्थापक है सुनील भारती मित्तल हैं। भारतीय एयरटेल की स्थापना जो होता 7 जुलाई 1995 को हुआ था। और सुंदर पिचाई जो है गूगल के CEO हैं। गूगल की स्थापना जो 4 दिसंबर 1998 कैलिफोर्निया संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था। गूगल के संस्थापक जो हैं लैरी पेज हैं और सर्गी ब्रिन। और शिखर सम्मेलन और वार्ता की बात करें तो PM नरेंद्र मोदी ने पहले भारत मध्य एशिया वर्चुअल समिट की मेजबानी की। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल प्लेटफॉर्म के माध्यम से पहले भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है। यह नेताओं के स्तर पर भारत और मध्य एशिया देशों के बीच अपनी तरह का पहला जुड़ाव था। मध्य एशिया क्षेत्र में 5 मान्यता प्राप्त देश हैं। शिखर सम्मेलन में इन 5 मध्य एशियाई देशों को राष्ट्रपतियों में भाग लिया। यह कजाकिस्तान गणराज्य, किर्गिस्तान यानी किर्गिज गणराज्य, तजाकिस्तान गणराज्य, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान गणराज्य है। पहला भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन भारत और मध्य एशिया देशों के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना की 30वीं वर्षगांठ के रूप में हुआ था। शिखर सम्मेलन के दौरान नेता हर 2 साल शिखर सम्मेलन आयोजित करने पर सहमत हुए। शिखर सम्मेलन दोनों पक्षों के नेताओं द्वारा व्यापक और अस्थायी भारत मध्य एशिया साझेदारी के महत्व का प्रतीक है। रैंक रिपोर्ट की बात करें तो WGC यानी कि वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल वैश्विक सोने की मांग 10% बढ़ाकर 4021 टन हुई। WGC मतलब वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट के मुताबिक गोल्ड डिमांड ट्रेंड्स 2021 ने जानकारी दी है कि 2021 में ग्लोबल गोल्ड डिमांड 10% बढ़कर 4021.3 टन हो गई है। 2020 के दौरान सोने की कुल मांग जो कोविड-19 से संबंधित व्यवधानों के बाद प्रभावित हुई 3658.8 टन रही। ये सब का कोई मतलब नहीं है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के CEO जो हैं डेविड टैट हैं। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल का मुख्यालय लंदन यूनाइटेड में है, यूनाइटेड किंगडम जो होता है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की स्थापना 1987 में। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल का अध्यक्ष केल्विन दुस्की। पुस्तक और लेखक की अगर बात करें तो सुभाष गर्ग द्वारा लेखक द $10 ट्रिलियन ड्रीम नामक एक नई पुस्तक का जो मतलब हुआ है उसकी बात करते हैं तो भारत के पूर्व वित्त सचिव सुभाष चंद्र गर्ग ने द $10 ट्रिलियन ड्रीम नामक अपनी पहली पुस्तक की घोषणा की है। पुस्तक फरवरी 2022 के अंत तक प्रकाशित होगी। नई पुस्तक उन महत्वपूर्ण नीतिगत मुद्दों की पड़ताल करती है जिनका भारत आज सामना कर रहा है और 2030 के मध्य तक इस $10 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने के लिए सुधारों का सुझाव देता है। यह पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया PRHI मतलब पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया द्वारा प्रकाशित किया गया है। 36 वर्ष से अधिक समय तक
भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS के सदस्य गर्ग ने केंद्र सरकार और राजस्थान सरकार दोनों के लिए विभिन्न प्रमुख पदों पर कार्य किया है। उन्हें मार्च 2019 में वित्त सचिव नामित किया गया था। रस्किन बॉन्ड द्वारा लिखित ए लिटिल बुक ऑफ इंडिया सेलिब्रेटिंग 75 ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस। रस्किन बॉन्ड द्वारा लिखित पुस्तक है ए लिटिल बुक ऑफ इंडिया सेलिब्रेटिंग 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस नामक एक नई पुस्तक का विमोचन किया गया, जो भारत की स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर है। यह पुस्तक भारत के भौतिकी और आध्यात्मिक विशेषताओं का मिश्रण है और एक राष्ट्र के रूप में भारत के पिछले 75 वर्ष की प्रगति पर भी प्रकाश डालती है। यह पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया द्वारा प्रकाशित किया गया है। यह इस अनूठी भूमि की मेरी कुछ यादें और छापों का एक रिकॉर्ड है। इसकी नदियाँ और जंगल साहित्य और संस्कृति, स्थल और ध्वनि और रंगों की भौतिक और आध्यात्मिक का एक सम्मेलन है। डेटा गोपनीयता दिवस यानी डाटा प्राइवेसी डे 28 फरवरी को मनाया जाता है। दिन का उद्देश्य व्यक्तियों को संवेदनशील बनाना और गोपनीयता प्रथाओं और सिद्धांतों का प्रसार करना है। यह गोपनीयता की संस्कृति बनाने के लिए सभी को अपनी गोपनीयता जिम्मेदारियों को निभाने के लिए प्रोत्साहित करता है। दिन का पालन गोपनीयता का सम्मान करने, विश्वास को सक्षम करना, डेटा की सुरक्षा के महत्व पर जागरूकता पैदा करने का एक अंतर्राष्ट्रीय प्रयास। इस साल की थीम प्राइवेसी मैटर्स। यह एक जवाबदेही की भावना है पैदा करता है कि गोपनीयता प्रत्येक व्यक्ति के जीवन का अभिन्न अंग है। डिजिटल रूप से कनेक्टेड दुनिया में डेटा गोपनीयता चर्चा के गर्म विषयों में से एक रहा है। यह मुद्दा उस समय प्रासंगिक हो गया है जब कोरोना वायरस महामारी जब अधिक से अधिक लोग ऑनलाइन दुनिया में समय बिताने के लिए मजबूर है। भारत का सबसे बड़ा EV चार्जिंग स्टेशन गुड़गांव में खुला। 4 पहिए वाहनों के लिए 100 चार्जिंग पॉइंट की क्षमता वाला भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन गुरुग्राम में दिल्ली जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर खोला गया। गुरुग्राम में दिल्ली जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग में खोला गया है। पहले भारत का सबसे बड़ा EV चार्जिंग स्टेशन नवी मुंबई में स्थित था, जिसमें EVs के लिए 16 AC और 4 DC चार्जिंग पोर्ट थे। नए EV चार्जिंग स्टेशन के टेक पायलटिंग कंपनी इलेक्ट्रीफाई प्राइवेट लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया है। यह EV चार्जिंग स्टेशन ने केवल इस क्षेत्र में इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग को बढ़ावा देगा, बल्कि भविष्य में देश भर में बड़े EV चार्जिंग स्टेशनों के लिए एक बेंचमार्क के रूप में भी काम करेगा। इस आकार और परिणाम का इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन दुर्लभ है और उद्योग के लिए सहज प्रमाणन, अनुपालन और सुरक्षा मानकों में व्यवसाय करने में वास्तविक आसानी का अनुभव करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। यहाँ तक जुड़ने के लिए आप सभी का